होली का दिन था। मिस्टर एबी क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिस्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सभी ने साहब के जाते ही खूब गहरी भांग चढ़ाई और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे, पर रह रह कर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि सब साहब आ तो नहीं गए। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान सामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उसका जब जी चाहे आए, मेरा आज इस्तीफ़ा है, अब इसकी नौकरी नहीं करूँगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर ना मिलेगी, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है। नूर अली बोला, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी ना होगी, या हमें जूते से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों को दावत कराऊं। चलो आओ कमरे में आराम से मेज़ पर डट जाओ, वह बोतलें पिलाऊंगा कि जिगर ठंडा हो जाएगा। साइस ने बोला, और जो कहीं साहब आ जाए। नूर अली बोला, वह अभी नहीं आने वाले, चले आओ। साहबों के नौकर प्रायः शराबी ही होते हैं। जिस दिन साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यह बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता हो तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। यह निमंत्रण पाकर सब के सब खिल उठे। भांग का नशा तो चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़ छाड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के डाइनिंग रूम में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। जरा देर में सभी के सिर फिर गए, भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना शुरू हो गया। नूर अली ने ढोल मंजीरे लाकर रख दिया। वहाँ मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, फिर दूसरा उठा, यहाँ तक कि सब के सब कमरे में चौकरियाँ भरने लगे। हूहक मच गया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हो। कुर्सियाँ उलट गई, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गई। यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागरमल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चकरा गए। खानसामा से पूछे, यह क्या गोलमाल है शेख जी, साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली ने कहा, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। आइए तशरीफ़ रखिए, निकालूं कोई मज़ेदार चीज़। अभी हाल ही में विलायत से पार्सल आया है। सेठ उजागरमल बड़े उदार विचार के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो एकमात्र कर्ता ही थे, और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र थे। यह सुनकर उजागरमल बोले, यह बात है तो लाओ कोई मज़ेदार चीज़, कुछ गज़ल भी हो जाए। नूर अली ने बोला, हुजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर से ही पी कर चले थे, यहाँ कई गिलास चढ़ाए तो जबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली नहीं खेलेंगे? नूर अली बोला, जी हाँ खेलेंगे। उजागर ने फिर कहा, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं, भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह ले आए। आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली बोला, अच्छा अब सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी यह लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी ले आया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़ दीजिएगा और तुम लोग उनको गुलाल मल देना। साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहाँ तो ज़ोरों से चौताल हो रहा था। सुनता कौन? चकराए यह मामला क्या है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए
तो डाइनिंग रूम से गाने की आवाज़ आ रही थी। अब ये क्या है? चेहरा विकृत हो गया। हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले, लेकिन अभी एक कदम दरवाजे के बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े भीग गए, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइस ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल और कालिख का पाउडर लगा दिया। साहब के क्रोध की सीमा ना रही। हंटर लेकर सभी को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर परे तो नशा हिरन हो गया। कोई इधर भागा, कोई उधर। सेठ उजागरमल ने यह रंग देखा तो तार गए कि नूर अली ने झांसा दिया है। एक कोने में दबक गए। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए। तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। हंटर लेकर साहब भी उजागर के पीछे दौड़े। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुँचते पहुँचते संभल कर उठ गए। अंत में साहब रुक गए। मुंह में कालिख लगाए अब और आगे जाना हास्यजनक मालूम हुआ। यह विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। अपने नौकरों की खबर लेना भी जरूरी था, इसलिए वह घर लौट गए। लाला उजागरमल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजी की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और मुल्की तरक्की के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं में सहयोगियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजी में इधर उनका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदार ही को मिला करते थे, उन्हें दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतएव मुँह से चाहे वह असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उसकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग की हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपना गीला कपड़ा सुखा लें। वह असहयोगियों के कृत्यों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया करते थे और अधिकारियों की कृत्या को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में उन पर खूब हंसते थे। जो जो सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान भी बढ़ता रहता था। वह अब पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया। उसकी असहयोगियों से भी मिली भगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोधोन्मत्त होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है कि हमें यह लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभुत्व का कितना घमंड है। यह मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि यह जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे, वह केवल धोखा था। मन में यह हमें अब भी नीचा और कमीना समझते हैं। लाल रंग कोई बान नहीं था। हम बड़े दिनों में गिरजे जाते हैं, इन्हें डालियाँ देते हैं। वह हमारा त्यौहार नहीं है, पर यह जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा। हाँ, इतना अपमान। मुझे इसके सामने ताल ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी। इसी से यह सब शेर हो जाते हैं। कोई संदेह नहीं कि यह सब हमें मिलाकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपने मतलब गांठने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हृदगत भावों ने उग्र रूप धारण कर लिया। मेरी यह अधोगति अपने अपमान की याद रह रहकर उनके चित्त को विह्वल करती रहती थी। यह मेरे सहयोग का फल है। मैं इसी योग्य हूँ। मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुनकर फूला ना समाता था। मेरी मंद बुद्धि
को इतना भी ना सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वे हास्यास्पद नहीं हैं, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। वह अपने घर ना जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके। वहाँ पहुँचते ही एक विराट सभा देखी। कमेटी में शहर के छूत अछूत, छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया गया था। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी प्रबंध किया गया था। इस समय व्याख्यान हो रही थी। सेठ जी गाड़ी से उतरे, पर सभा स्थल में जाते संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सब के सब विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। यह खुशामदियों के आचार्य आज यहाँ कैसे भूल पड़े? इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास करना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागरमल ने उच्च स्वर से कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की शय। सेठ जी ने उच्च स्वर में कहा, जी हुजूरों की शय। यह कहकर वह समस्त उपस्थित जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुँचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण ना समझिए। आज मेरी आँखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया। मैं वहाँ से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया, खूब कांटे बोए। उनका स्मरण करके ऐसा जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। नहीं, यह कष्ट उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है, जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यही मुंह की कालिमा धोने में काटूँ। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर अर्पण करता हूँ।